अगर रात के अंधेरे में आपके सामने अचानक एक औरत आ जाए जिसके चेहरे पर एक मास्क हो, हाथ में एक बड़ी सी चमचमाती कैंची हो और वो आपसे बस एक ही सवाल पूछे, क्या मैं सुंदर हूँ? तो आप क्या करोगे? आज की कहानी एक ऐसी ही खौफनाक भूतनी की है जो लोगों का मुंह अपनी कैंची से काट देती है। सालों से लोग इसे बस एक झूठी कहानी या अफवाह मानते थे, पर फिर एक दिन शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस भूतनी के किस्से को हमेशा के लिए जिंदा हकीकत बना दिया। आखिर ये भूतनी कौन है और क्यों लोगों का शिकार करती है? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत 3 बच्चों से होती है जो एक डरावनी कहानी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये डरावनी कहानी एक औरत की है जिसका मुंह बहुत बड़ा और अजीब तरीके से कटा हुआ है। उसका नाम कुचिसाके ओन्ना है। बच्चों की बातों के हिसाब से ये भूत हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क पहनती है और वो बच्चों को पकड़ने के लिए घूमती रहती है। पर सबसे डरावनी बात ये नहीं है, लोग कहते हैं कि वो जिससे भी मिलती है उससे बस एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? ये डरावनी कहानी पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। बच्चे इतने डर गए थे कि वो सूरज ढलने से पहले ही दौड़कर अपने घर चले जाते थे। दूसरी तरफ मीका नाम की एक छोटी बच्ची है। उसकी मम्मी उसे रोज मारती थी और मीका चुपचाप सब सहती रहती थी। जब से मीका के पापा कर्ज छोड़कर भाग गए थे, तब से मीका की मम्मी अपना सारा गुस्सा अपनी बेटी पर निकालती थी। हम देखते हैं कि मीका ने अपने चोट लगे हुए मुंह पर हाथ रखा हुआ है क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे बहुत मारा था। फिर हम वापस स्कूल आते हैं। यामाशिता नाम की एक टीचर देखती हैं कि 3 बच्चे घर जाने के बजाय वहीं खड़े बातें कर रहे हैं, इसलिए वो उन बच्चों को तुरंत घर जाने को कहती हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। उसके थोड़ी देर बाद यामाशिता टीचर स्कूल की छत पर जाती हैं ताकि वो ढलते हुए सूरज को देख सके। उसी वक्त एक और टीचर जिनका नाम मुजाकी है, क्लास के ब्लैक बोर्ड पर कुचिसाके ओन्ना भूत की ड्राइंग देखते हैं। उस ड्राइंग को देखकर उन्हें अचानक बहुत घबराहट और डर लगने लगता है। जैसे ही वो उस ड्राइंग को मिटाने जाते हैं, अचानक एक बहुत तेज भूकंप आता है। पूरा स्कूल हिलने लगता है और उसके साथ कुछ धीरे धीरे बोलने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। इस तेज भूकंप के बीच एक खाली पुराने घर में कुछ बहुत अजीब होने लगता है। सालों से जो सिर्फ एक कहानी थी वो अब सच बन रही थी। कुचिसाके ओन्ना भूत उस भूकंप के बीच जाग जाती है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी कैंची थी और वो किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। भूकंप रुकने के बाद मसाओ नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। वो सबको बोलता है कि जल्दी से घर चलो क्योंकि शाम होने वाली है और कुचिसाके भूत आ जाएगी। पर जुन नाम का एक लड़का जो बहुत ज्यादा बोलता था वो हंसने लगता है। वो मजाक उड़ाता है और कहता है कि भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब बस झूठ है। पर तभी अचानक वहाँ कुचिसाके ओन्ना भूतनी आ जाती है। ऐसा नहीं था कि दोस्तों ने उसको छोड़ दिया, बल्कि वो लोग डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाए। कुचिसाके का भूत जुन को पकड़कर अंधेरे में खींच ले जाती है। अगले दिन जुन के गायब होने की खबर सुनकर पूरे शहर के लोग डर जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल जिनका नाम यामाहा है, सब बच्चों को बोलते हैं कि स्कूल के बाद सड़क पर मत घूमना। उन्हें लगता था कि कोई सच का गुंडा भूत का नाम लेकर बच्चों को पकड़ रहा है। जब प्रिंसिपल ये बता रहे थे तब हम मीका को देखते हैं। उसने अपने मुंह पर एक मास्क पहना हुआ था ताकि उसके मुंह के आसपास के नीले चोट के निशान छुप जाएं। जब मीका अपनी क्लास में वापस आती है तो यूकी और उसके दोस्त उसे परेशान करते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हैं और मास्क की वजह से उसे कुचिसाके बुलाते हैं। नात्सुकी नाम की एक लड़की उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर यूकी बहुत गुस्से में जबरदस्ती मीका का मास्क खींचने की कोशिश करती है। स्कूल के बाद 2 पुलिस वाले उस जगह आते हैं। सब बचे और वहाँ के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि सब उन पुलिस वालों को बहुत पसंद करते थे। नात्सुकी खुशी खुशी अपने घर जाती है जहाँ उसकी फैमिली उसको बहुत प्यार करती है, पर मीका अकेले उदास खड़ी रहती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अपने घर में कभी ऐसा प्यार नहीं देखा था। आखिर में सब बच्चे घर चले जाते हैं, बस मीका वहीं बचती है। यामाशिता टीचर को चिंता होने लगती है जब वो देखती हैं कि मीका को अभी तक कोई लेने नहीं आया। थोड़ी देर बाद मीका की मम्मी आखिर वहाँ आ जाती हैं। वो माफी मांगती हैं और कहती हैं कि वो काम में बहुत ज्यादा बिजी थी। पर जब मम्मी कहती हैं कि चलो घर चलें, तो मीका डरती है। उसे मम्मी की मार का डर था, इसलिए वो मम्मी को कहती है कि आप आगे चलो। जब यामाशिता टीचर ये देखती हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो बोलती हैं कि वो खुद मीका को उसके घर तक छोड़ देंगी। ये बात सुनकर मीका की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। उनके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था, भले ही वो उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी के जाने के थोड़ी देर बाद यामाशिता टीचर प्यार से मीका से पूछती हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। मीका कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप अपने शरीर के सारे नीले निशान और चोट टीचर को दिखा देती है। यामाशिता टीचर डर के मारे कांपने लगती है। उन्होंने मीका का सूजा हुआ मुंह और उसके पूरे शरीर पर लगे चोट के भयानक निशान देख लिए थे। मीका बहुत उदास थी और उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी। वो रोते हुए कहती है कि उसकी मम्मी अब उससे प्यार नहीं करती। पर अजीब बात ये हुई कि ये सुनने के बाद यामाशिता टीचर अचानक मीका पर चिल्ला देती है और कहती है कि ऐसा कभी मत बोलना। मीका को लगता था कि उसकी टीचर उसे समझेंगे, पर अब वो बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। उसी वक्त यामाशिता टीचर डर के मारे अपनी जगह पर जम जाती है। उन्होंने देखा कि वो कटे मुंह वाली भूत औरत सच में वहाँ खड़ी थी। वो कोई झूठी कहानी नहीं थी। जब कुचिसाके ओन्ना भूत जबरदस्ती मीका को पकड़ कर ले जाती है तो यामाशिता टीचर इतनी डर जाती है कि वो बस हैरानी से खड़ी देखती रहती हैं और कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद पुलिस मीका को ढूंढने लगती है। वो यामाशिता टीचर को बुलाते हैं ताकि वो बता सकें कि क्या हुआ था। टीचर उन्हें बताती हैं कि मीका को उस डरावनी भूत कुचिसाके ओन्ना ने पकड़ा है। पर सच में कोई भी भूत की इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद यामाशिता टीचर खुद को बहुत कोसने लगती है और अंदर ही अंदर दुखी होती हैं क्योंकि वो मीका को बचा नहीं पाई थी। उन्हें और भी बुरा लगता है जब वो मीका की मम्मी, जिनका नाम
साकी है को अपनी अकेली बेटी के गायब होने पर जोर जोर से रोते हुए देखती हैं। यामाशिता टीचर अपने घर में थी और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तभी अचानक उन्हें अपनी वो गलतियां याद आती हैं जो उन्होंने सालों पहले अपनी खुद की बेटी के साथ की थी। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि टीचर को अपने नाम और काम का बहुत शौक था। उसके बाद एक बार यामाशिता टीचर ने अपनी बेटी यूबी से बहुत मिन्नत की थी कि वो पापा के बजाय उनके पास आकर रहे, पर यूबी को हमेशा लगता था कि उसकी मम्मी उस पर ध्यान नहीं देती और उसे प्यार नहीं करती, इसलिए उसने अपनी मम्मी के साथ रहने से मना कर दिया और कहा कि वो पापा के साथ ही रहेगी। गुस्से में आकर यामाशिता ने यूबी को जोर से थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उसने साथ रहने से मना कर दिया था। उनकी बेटी उनसे डरकर भागी और फिर कुचिसाके उन्ना भूत ने उसे पकड़ लिया। पर अचानक आंख खुलती है और पता चलता है कि ये सब बस एक डरावना सपना था जो टीचर को उनके पछतावा और डर की वजह से आ रहा था। उसकी मम्मी साकी पुलिस के सामने जोर जोर से रोते हुए माफी मांगती हैं। वो कहती हैं कि अगर उन्होंने मीका को प्यार से रखा होता और उसे दुलार किया होता तो ये सब कभी नहीं होता। उसी वक्त मीका की फोटो वाले पोस्टर पूरे शहर में लगने लगते हैं। उस पर लिखा था कि अगर किसी को भी मीका के बारे में कुछ पता चले तो वो पोस्टर पर लिखे नंबर पर कॉल करे। उसी समय शहर में एक और जगह पर हम री और उसकी छोटी बहन मिया को देखते हैं। वो दोनों बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे थे। उनकी मम्मी ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है तो बच्चे उनके साथ मजाक करने लगते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल कुचिसाके उन्ना भूत जैसी लग रही हैं। पर उनकी मम्मी जो बहुत बीमार थी और जिन्हें बहुत तेज खांसी आ रही थी वो बच्चों को प्यार से समझाती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने मास्क इसलिए पहना है ताकि री और मिया को उनकी बीमारी न लग जाए। उसी वक्त नात्सुकी मीका के गायब होने वाले पोस्टर बांटने के लिए तैयार हो रही। वो बहुत हैरान और खुश होती है जब यूकी और उसके दोस्त वहाँ आते हैं। यूकी और उसके दोस्तों को मीका को परेशान करने पर बहुत पछतावा हो रहा, इसलिए उन्होंने भी नात्सुकी की मदद करने का फैसला किया था। हम वापस स्कूल आते हैं। मुजाकी टीचर इस सब को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। वो यामाशिता टीचर को एक अनजान औरत की फोटो दिखाते हैं। जैसे ही यामाशिता उस फोटो को देखती है वो डर से चम जाती है क्योंकि उस फोटो वाली औरत बिल्कुल उस डरावनी भूत कुचिसाके उन्ना जैसी दिख रही थी। और जब यामाशिता उनसे पूछती है कि ये औरत कौन है तो अचानक मुजाकी को हवा में वही डरावनी फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगती। ये वही आवाजें थी जो तब आती थी जब भूत किसी नए शिकार को पकड़ने जाती थी। यामाशिता को लगता था कि ये सब उनकी गलती है, इसलिए वो भी मुजाकी के साथ गाड़ी में चलने का फैसला करती है। रास्ते में मुजाकी बताते हैं कि जब से इस भूत का डर शुरू हुआ है उन्हें हवा से ऐसी ही अजीब आवाजें आती। उन्हें लगता था कि ये आवाजें एक इशारा है कि भूत फिर से किसी नए शिकार को ढूंढ रही है। उसके थोड़ी देर बाद हम ताकेरू को देखते हैं। वो आराम से अपने घर में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा था, पर अचानक घर की बेल बजती है। वो उठकर दरवाजा खोलने जाता है और तभी सब लोग डर जाते हैं क्योंकि दरवाजे पर भूत कुचिसाके उन्ना थी। भूत अचानक ताकेरू पर हमला करती है और उसको पकड़ लेती है। भूत अपनी बड़ी कैंची से उसे वहीं मारने के लिए तैयार थी। पर एक बहुत अजीब बात होती है, जैसे ही भूत की नजर मुजाकी पर पड़ती है वो ताकेरू को छोड़ देती है और उसको जाने देती है। अच्छी बात ये थी कि यामाशिता ने अपने हाथ में किचन का चाकू पकड़ा हुआ था और वो मुजाकी को बचा लेती है। मुजाकी जो अभी भी डरे हुए थे जल्दी से दौड़ के ताकेरू की मदद करने जाते हैं। तभी वहाँ सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो डरावनी भूत अचानक से बदलकर काजुको बन जाती है। काजुको जो री और मिया की मम्मी थी। पुलिस को सब बताने के बाद यामाशिता काजुको के घर जाती है। वहाँ वो काजुको की दोनों छोटी बेटियों को देखती हैं जो अपनी मम्मी का इंतजार कर रही थी। उन दोनों बच्चियों को देखकर यामाशिता को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद मुजाकी वही फोटो यामाशिता को दोबारा दिखाते हैं और आखिर में सच बताते हैं। वो फोटो वाली औरत सच में मुजाकी की असली मम्मी थी जिनका नाम ताइको था। मुजाकी ने बताया कि उनकी मम्मी ताइको की मौत सालों पहले हो चुकी थी और उस दिन के बाद से किसी अजीब तरीके से वो मम्मी अब कुचिसाके उन्ना भूत बन चुकी थी। मुजाकी अपने बचपन के बारे में बताने लगते। जब वो छोटे थे उनकी मम्मी को टीबी नाम की एक बहुत भयानक बीमारी थी जिसमें बहुत तेज खांसी आती है। उनकी मम्मी मुजाकी और उनके दो बड़े भाई बहनों को हमेशा मारती थी और बहुत परेशान करती थी। बचपन में इतना सब सहने की वजह से मुजाकी बताते हैं कि उन्हें अपनी पुरानी बातें ठीक से याद नहीं है। उनकी यादें धुंधली और उलझी हुई थी। पर इतने सालों बाद उन्होंने कुचिसाके उन्ना भूत को थोड़ी देर के लिए अपने सामने देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वो भूत उनकी मरी हुई मम्मी ही थी। पर एक बात जो उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि उनकी मम्मी की आत्मा बीमार मम्मियों के अंदर क्यों घुस जाती थी और उन्हें कटे हुए मुंह वाला डरावना भूत क्यों बना देती थी। तभी वहाँ अचानक फिर से वही डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही मुजाकी वो आवाजें सुनते हैं वो एक सेकंड में समझ जाते हैं कि उनकी मम्मी ने किसी नए शिकार को ढूंढना शुरू कर दिया है। कहानी अब नात्सुकी पर जाती है। नात्सुकी पोस्टर बांट रही थी और उसके साथ उसकी मम्मी भी थी। उसकी मम्मी को उस वक्त बहुत तेज सूखी खांसी आ रही थी और वो बहुत बीमार लग रही थी। पता चलता है कि कुचिसाके उन्ना भूत हमेशा ऐसी मम्मियों को ही पकड़ती थी जिन्हें खांसी या सांस की बीमारी होती थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या नात्सुकी अब ठीक रहेगी? थोड़ी देर बाद मुजाकी और यामाशिता एक पार्क में पहुंचते हैं। वो दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि वो डरावनी आवाजें अचानक आना बंद हो गई थी। मुजाकी को लगता है कि उनकी मम्मी की आवाज अब गायब हो गई है, इसलिए वो यामाशिता को लेकर अपने बचपन के पुराने घर जाने का फैसला करते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि भूत ने बच्चों को वहीं छुपा कर रखा होगा। उस वक्त जुन और मीका उस पुराने घर के सबसे नीचे वाले अंधेरे कमरे में कैद थे और वहाँ एक बहुत ही डरावनी चीज थी। मुजाकी के दो बड़े भाई बहन जो गायब थे उनकी सूखी हुई हड्डियां उस कमरे में पड़ी हुई
हुई थी। वो दोनों मर चुके थे। थोड़ी देर बाद मीका की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें खोलती है और तुरंत डर के मारे कांपने लगती है। उसने देखा कि भूत ने नात्सुकी को भी पकड़ लिया था। नात्सुकी डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो डरावना भूत नात्सुकी का मुंह काटने के लिए तैयार था। नात्सुकी का मुंह काटने के बाद भूत जल्दी से जुन के पास जाती है। बेचारा जुन जो कहानी का मजाक उड़ाता था, भूत उसको अपनी बड़ी कैंची से बहुत बुरी तरह मार डालती है। जुन को मारने के बाद वो भूत जुन की बॉडी को कचरे की तरह अंधेरे में फेंक देती है और रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। इसके थोड़ी ही देर बाद हम मारुको और दादाजी सुगियोनो को देखते हैं। वो दोनों सुपरमार्केट से सामान लेने जा रहे थे। तभी उन्हें सड़क पर जुन की मरी हुई बॉडी पड़ी मिलती है। ये देखकर वो दोनों डर से जम जाते हैं। उसी रात देर से नात्सुकी के पापा कार चला रहे थे। वो यूकी और उसके दोस्तों को उनके घर छोड़ने जा रहे थे। तभी अचानक पापा को अपनी बेटी नात्सुकी एक पार्क के पास अकेले लड़खड़ाती हुई चलती दिखती है। पापा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से कार से नीचे उतरते हैं और भागकर उसके पास जाते हैं। पर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो नात्सुकी को देखते हैं। नात्सुकी बिल्कुल जोकर जैसी लग रही थी। उसका मुंह बहुत बुरी तरह और बहुत बड़ा कटा हुआ था। ये देखकर सब डर से रोने लगते हैं। असल में भूत ने नात्सुकी को जानबूझकर जाने दिया था ताकि पूरे शहर में डर फैल जाए। हम वापस मुजाकी के पास आते हैं। जैसे ही वो दोनों सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, मुजाकी जल्दी से दौड़कर अपने बचपन के उस पुराने घर की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनके पास सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी थी। वो दोनों उसी रोशनी में बहुत संभल कर आगे ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए मुजाकी को एक जंग लगा हुआ पुराना चाकू मिलता है। उस चाकू को देखते ही अचानक उन्हें अपनी मम्मी और बचपन की सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे उनकी मम्मी ने उनके दोनों बड़े भाई बहनों को मार दिया था। उनकी मम्मी ताए को, जिनका दिमाग ठीक नहीं था, उन्हें अचानक दोनों बच्चों को मारने के बाद बहुत ज्यादा पछतावा और दुख होने लगा था। पर मुजाकी बताते हैं कि उनकी मम्मी ने ही अपने दोनों बड़े बच्चों को बहुत बुरी तरह मारा था और उस वक्त वो हंस रही थी। फिर ताए को रोनी लगी। वो किचन में गई और एक चाकू लाकर मुजाकी के हाथ में दे दिया। वो रोते हुए मुजाकी से मिन्नत करने लगी कि वो उसे मार दे और सब खत्म कर दे, पर मुजाकी ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर पता चलता है कि भूत का ये डरावना कटा हुआ मुंह कैसे बना था। जब मम्मी ने उन पर हमला किया तो खुद को बचाने के चक्कर में मुजाकी के चाकू से मम्मी के मुंह पर बहुत बड़ा कट लग गया था। चेहरा इतनी बुरी तरह खराब होने के बाद ताइको ने फिर से उनसे रोते हुए मिन्नत की कि वो उसे मार दे। आखिर में उस बीमार मम्मी के पेट में चाकू लग गया और वो मर गई। मुजाकी बहुत डर गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने मम्मी के मुंह पर एक मास्क पहनाया और उनकी बॉडी को एक भूरे रंग के कोट में लपेटकर अलमारी के अंदर छुपा दिया। पर जब बाद में उन्होंने वापस अलमारी को खोल कर देखा तो वो डर के मारे कांप गए। उनकी मम्मी की बॉडी वहां से बिल्कुल गायब हो चुकी थी और उसका कोई नामो निशान नहीं था। ये कहानी सुनने के थोड़ी देर बाद यामाशिता टीचर को उस अलमारी के अंदर एक अजीब सा छेद दिखता है। वो और मुजाकी उसमें आगे ढूंढने का फैसला करते हैं। जब वो अंदर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि मीका वहीं अलमारी के अंदर कैद थी। जब यामाशिता टीचर मीका को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी तभी मुजाकी को एक और चीज दिखती है जिससे वो डर जाते हैं। उनके दोनों बड़े भाई बहनों की बची हुई हड्डियां वहां से गायब थी। मुजाकी पूरी तरह डर जाते हैं और सबको जल्दी से वहां से बाहर भागने को कहते हैं। पर जैसे ही वो लोग घर के बीच वाले हॉल में पहुंचते हैं, मुजाकी को अचानक अपनी मम्मी की आवाज दोबारा सुनाई देती है और वो भूत ताए को फिर से उन पर हमला कर देती है। यामाशिता टीचर डर के मारे मीका को दौड़ने के लिए कहती है, पर मीका डर की वजह से उस घर में रास्ता भूल जाती है और बाहर निकलने का दरवाजा नहीं ढूंढ पाती। और सबसे बड़ी मुसीबत ये आती है कि ताए को उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है और उनका रास्ता आराम से रोक लेती है। उस अंधेरे कमरे में वो गुस्से से भरी भूत मुजाकी पे बहुत बुरी तरह हमला करती है क्योंकि वो बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वो भूत मीका को मारने के लिए तैयार होती है। उसी वक्त घर के बाहर मीका की मम्मी साकी वहां पहुंच जाती है। एक मम्मी का प्यार उन्हें उस छुपी हुई जगह तक ले आया था जहां भूत थी। घर में हर तरफ खून फैला हुआ था। साकी डर के मारे कांप रही थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ती चली जाती। उसी वक्त यामाशिता टीचर एक चाकू पकड़ती हैं और उन्होंने सोच लिया था कि वो मीका और बाकी सबको बचा कर रहेंगे। उस वक्त साकी बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं करती। इसके बजाय वो चुपचाप भूत के सामने खड़ी हो जाती। वो डरावना भूत साकी को बार बार अपनी कैंची से मारता है। जब मुजाकी देखते हैं कि भूत मार मार कर थक रही है और कमजोर हो रही है तो वो जमीन पर रेंगते हुए आगे आते हैं। वो उसकी गर्दन काटने की कोशिश करते हैं ताकि ये डरावना डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर जैसे ही वो उससे मारने वाले होते हैं, भूत की आत्मा अचानक दूसरे शरीर में चली जाती है। सब ये देखकर डर जाते हैं जब भूत अपने पुराने शरीर को छोड़कर मीका की मम्मी साकी के अंदर घुस जाती है। मुजाकी बहुत डर गए थे। वो जोर से चिल्लाते हैं और सबको भागने को कहते हैं। उसी समय वो आखिरी बार भूत से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें पता था कि अब या तो वो बचेंगे या फिर भूत। साकी के मरने के साथ ही उस जगह पर तेज भूकंप आता है। भूकंप की वजह से वो अंधेरा कमरा टूटकर गिरने लगता है और सारा रास्ता बंद हो जाता है। मुजाकी को बहुत चोट लगी थी और वो बिल्कुल थक चुके थे, जैसे उनकी बैटरी खत्म हो गई हो। पर वो चुपचाप हिम्मत दिखाते हैं और साकी का सर काट देते हैं। ऐसा करते ही भूत की आत्मा वापस ताएको के असली शरीर में चली जाती है और वो सब उस टूटे हुए घर के अंदर फंस जाते हैं। अगले दिन सुबह यामाशिता टीचर बहुत आराम महसूस करती हैं। उनके दिल में खुशी थी क्योंकि उन्होंने मीका को बचा लिया था। पर जमीन के नीचे ताएको की भूत वाली आत्मा अभी भी जिंदा थी। वो मरी नहीं थी। वो अब किसी दूसरी ऐसी मम्मी को ढूंढ रही थी जिसको टीबी की बीमारी हो या बहुत तेज खांसी हो। कुचिसा के उन्ना भूत का डर खत्म होने के कुछ दिन बाद यामाशिता टीचर, जिनके दिल में अभी भी
भी अपनी बेटी को लेकर बहुत पछतावा था। वो अपने पुराने पति योसुके से एक पार्क में मिलती है। जब योसुके कुछ पीने की चीज लेने जाता है तो यामाशिता टीचर को आखिरकार अपनी बेटी यूबी से बात करने का मौका मिलता है। वो अंदर से बहुत उदास थी। यूबी से उन सब गलतियों के लिए माफी मांगती है जो उन्होंने बचपन में उसके साथ की थी। पर तभी एक बहुत बुरी चीज होती है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। हवा से आकर अचानक ताएको की वो डरावनी आत्मा सीधा यामाशिता टीचर के अंदर घुस जाती है। अब भूत उनके अंदर आ चुकी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल बस यही बचता है, क्या कुचिसाके उन्ना भूत का ये डर कभी खत्म होगा या हमेशा चलता रहेगा? यहीं पर ये डरावनी कहानी खत्म हो जाती है। हम अगली कहानी में मिलेंगे। कहानी सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।